तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा बनाएगा। क्या करेगा? ऊर्जा बनाता है। किस रूप में ऊर्जा बनाता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एक बार में कितना एटीपी? 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाएंगे? एक ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाएंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब इसके आगे अगर हम लोग देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बनाता है, लेकिन ऊर्जा बनाता किस रूप में है? एटीपी के रूप में। एक बार में कितनी एटीपी? 38 एटीपी। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज। अब यहीं पर देखते हैं, अगर एक ग्लूकोज को तोड़ा जाए तो कितनी एटीपी ऊर्जा मिलेगी? तो 38 एटीपी। कितनी? 38 एटीपी। इसका आकार कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो कैप्सूल आकार। कैसा? कैप्सूल आकार। और इसी में चलता है क्रेब्स चक्र। कौन सा? क्रेब्स चक्र। कैप्सूल आकार, क्रेब्स चक्र, नाम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, बहुत सही। अरे सुन ली बस। अब आगे चलते हैं। अब लोग को लगता है कि यहाँ पर कोई पढ़ते हैं क्या? नहीं, कुछ हमारे जो साथी हैं वो लोग यहीं पर रहते हैं, तो साथी हैं लेकिन उम्र में हमसे कम है, तो वो लोग ऐसे बैठकर अपना रिवीजन करते रहते हैं। समझना? तो आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कौन बनाता है? तो राइबोसोम बनाएगा। कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? सभी लोग देख लेंगे, इधर ध्यान देंगे। कौन कौन से? एक होता है 70S। कौन सा? 70S। और एक 80S। तो अब आया हम सबको समझ में कि प्रोटीन तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सभी के अंदर कौन सा प्रकार का प्रोटीन होगा? हम लोग भारी हैं या फिर हल्का? हम लोग भारी होते हैं। हल्का क्या होते हैं? हल्का और रोगाणु या जीवाणु होते हैं, जो हम सबको सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखाई देती, यानी नंगी आंखों से हम लोग उन्हें नहीं देख सकते। उनके लिए हम सबको माइक्रोस्कोप जैसी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। उसमें पाया जाता है 70S। और जितने लोगों को हम लोग, ऐसी जितनी जीव हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, उनमें क्या पाएगा? 80S। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्या? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो बताओ, हम लोग यूकैरियोटिक में आएंगे या प्रोकैरियोटिक में? इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक में 80S क्या हो जाएगा? 80S। और प्रोकैरियोटिक में 70S क्या हो जाएगा? 70S। अब क्या यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? अब बताएंगे। एक है यहाँ बैठा है, वो 9 में है, अभी 9th में है, तो कह रहा है ऐसे समझाओगे तो पागल भी समझ जाएंगे। अच्छी बात है ना? समझो, 4-5 ही लोग रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से बैठते हैं। 2 ही 3 लोग सुबह आते हैं, वो लोग तो परेशान कर जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। हम सबके अंदर कौन सा प्रकार? 80S वाला। कौन सा? 80S। ठीक। हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाएं के होते हैं या प्रोकैरियोटिक? तो हम लोग यूकैरियोटिक। कौन से? यूकैरियोटिक। समझ में आया? समझ में आया? ओ, इसमें री
री नहीं लिखा गया है, जोड़ लेना तुम लोग, ठीक, समझ में आया। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आप लोग को समझ में आ गई होंगी। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे आएगा गोल्जी बॉडी। क्या आएगा? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? ऊर्जा को ट्रांसफर करना। अरे हमारे शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं करेगा, हमारे शरीर में ही करता है। एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक ऊर्जा क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कैसे करता है? जैसे आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रनिंग करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिंगिंग करते हैं, यानी सॉन्ग गाते हैं, यानी उनका काम है, उनका हमेशा काम होता है रनिंग करने वालों को दौड़ना, वर्कआउट। तो उनको अधिक हाथ और पैर में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा ट्रांसफर कौन करता है? तो गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, ठीक। और बात करें जो सिंगर लोग होते हैं, उनका हमेशा दिमाग पे प्रेशर और अपने स्वर पे, अपने गाने पर, तो उनको अधिक ऊर्जा की जरूरत कहाँ पर होती है? उनको अपने बात करें स्वर के लिए, तो स्वर नली जो होती है उस पे उनको ज्यादा ऊर्जा की प्रभाव पड़ेगी, और सोचने के लिए दिमाग पर। तो इनका जो है ऊर्जा का आदान प्रदान कौन करेगा? तो गोल्जी बॉडी करते हैं। यानी हमारे शरीर में कितना कहाँ ऊर्जा चाहिए उसका सब देख रेख किसके पास है? तो गोल्जी बॉडी के पास, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आता है व्यूक्लियस। यानी व्यूक्लियस ये क्या करता है? व्यूक्लियस जल को ग्रहण करता है, यानी जल को हमारे शरीर में कितना चाहिए उसी के हिसाब से यह अपने अंदर स्टोर करता है। समझ में आया? आगे चले फिर, स्टोर कर कर क्या 2 साल 3 साल रखता है? नहीं, प्रेजेंट समय में आपको कितना जल की आवश्यकता है उससे ले लेगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे तक मिनिमम रख सकता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अब इसमें क्या और होना चाहिए। तो इसी में आता है एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आएगा? एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? तो कोशिका का ढांचा भी देना आवश्यक है। तो आवश्यक चीजों के लिए कुछ ना तो कुछ उपाय करना होगा। क्या हमारे शरीर को ढांचा नहीं मिला है? कंकाल से मिला है। किससे मिला है? कंकाल से। बात अलग है, कंकाल भी कोशिकाओं से ही बनता है, लेकिन कोशिकाओं को भी ढांचा देना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या होगा? एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई नहीं बोलेगा। अब एक क्वेश्चन है, आप बताओगे, ये बताओ कोशिका का कौन सा अंग है जो अपने पास खुद का एक प्रोटीन, यानी कह सकते हैं प्रोटीन बनाने वाला जो राइबोसोम है रखता है, यानी खुद का राइबोसोम रखता है। समझ में? और कौन सा राइबोसोम? 70S। कौन सा? 70S। हमारे शरीर को कौन सा राइबोसोम चाहिए? 80S। लेकिन हमारे शरीर का ही एक कोशिका का हिस्सा है जो खुद के लिए एक राइबोसोम रखता है, और रखता कौन सा है? तो 70S। कौन सा रखता है? 70S। कौन सा है आप बताएंगे? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खुद के लिए राइबोसोम रखता है। कौन सा? 70S। कौन सा? 70S। अब इसी में आता है सेंट्रोसोम। क्या आएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब देखो, हमारे हाथ या पैर या कहीं भी शरीर में कट फिट जाता है तो वहां पर
आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, मलहम पट्टी कराते होंगे, तो कोशिकाएं जो वहाँ के आसपास की होती हैं वो धीरे 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 आपस में सट जाती हैं। तो क्या करती हैं, जो उनकी बगल की कोशिकाएं होती हैं उसमें विभाजन होता है, कोशिकाएं धीरे 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 आपस में विभाजन करके जुड़ जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। कोशिका तो होते हैं लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता। वो कौन सा पार्ट है, तो वह होता है ब्रेन। क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं, हमारा संविधान भी तो यही कहता है, आप जिंदा रहने का अधिकार तो रखते हैं लेकिन मरने का नहीं। तो वो जानते हैं कि अगर ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं है तो चोट लगने पर विभाजन नहीं होंगी, कोशिकाएं विभाजन नहीं होंगी, तो वहां की चोट ठीक नहीं होंगी, और ठीक नहीं होंगी तो आप ठीक नहीं रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे तो आप मरना तय कर लेंगे। तो इसीलिए तो हेलमेट का सुझाव देती है कानून। समझ में आया कि हेलमेट इतना जरूरी क्यों है। अब वो बात अलग है कि आपका जीवन का महत्व न रख के कोई पैसे के महत्व रखे, अब आपसे कुछ लेकर घुस आपको छोड़ दे बे हेलमेट का, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कानून कहता है वो कहता है कि आप जिंदा रहने का अधिकार तो रखते हैं मगर मरने का नहीं। ठीक, तो सेंट्रोसोम कहाँ नहीं होता, तो ब्रेन में नहीं होता है। ठीक, उसके आगे चलेंगे, उसके आगे क्या पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे अगर इसमें से कोई भी अंग खराब हो जाता है तो उसे क्या करेंगे, उसे क्या खराब चीज को उसी में स्टोर कर कर छोड़ देंगे, नहीं, उसे नष्ट करना होगा। तो नष्ट करने के लिए कौन होगा, तो लाइसोसोम। कौन होगा, लाइसोसोम होगा। कौन होगा, लाइसोसोम होगा। समझ में आया, लाइसोसोम होगा। इतना समझ में आया सभी को, लाइसोसोम होगा। क्या होगा, लाइसोसोम होगा। अगर हमारे कोशिका के किसी भी अंग में कुछ खराबियां आ जाती हैं या फिर वो अपना काम नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करेगा, इसमें क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। क्या पाया जाएगा, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अब बात करें, अगर इसका दिमाग खराब हो गया लाइसोसोम को, वो तो किसी को भी नष्ट कर देगा। तो इसका देख रेख के लिए भी कोई चाहिए, तो इसके देख रेख के लिए कौन होता है, तो न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, सभी का दिमाग रखता है। न्यूक्लियस सभी का काम क्या है, सभी को काम कितना करना है, किसका काम कब, किसका आवश्यकता कब पड़ने वाला है, ये सभी जिम्मेदारी किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। किसके पास, न्यूक्लियस के पास। अब बात आता है, न्यूक्लियस के पास दिमाग है, इसके अंदर क्या होगा, तो न्यूक्लियस के ही अंदर हम सबको क्या देखने को मिलता है, गुणसूत्र। क्या मिलेगा, गुणसूत्र। सभी के गुणों का सूत्र कौन है, तो न्यूक्लियस होता है। इनके गुण क्या हैं, इनका काम कहाँ है, इनका काम कितना है, सभी की जानकारी, यानी सभी का गुणों का सूत्र कौन रखेगा, तो न्यूक्लियस। समझ में आया। अब इसके आगे देखते हैं कि न्यूक्लियस में कितना गुणसूत्र, तो 46। कितना हो जाएगा, 46। अब जोड़े की बात की जाए तो ये हो जाएगा 23 जोड़ा गुणसूत्र। कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा गुणसूत्र। ठीक, इसी को हम लोग हिंदी सॉरी विज्ञान के भाषा में और किस नाम से जानते हैं, तो क्या जानेंगे, बोलो, क्रोमोसोम। क्या जानेंगे, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। इसका कैसा आकार होगा, ये भी आप लोग देख ही लेंगे।
इसका ऐसा आकार होता है, इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसको वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया था, इसको वैज्ञानिक लोग जब इसको खोजे और खोजने के बाद सोचे कि इसमें क्या पाया जाता है, तो अलग अलग वैज्ञानिक इस पे आकर रिसर्च किए हैं। अभी उसको आगे समझाएंगे, पहले इसमें समझते हैं क्या क्या गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इसको ताना, जब वैज्ञानिक इसको थोड़ा सा ताना तो इस प्रकार का दिखाई पड़ा, इस प्रकार का दिखाई पड़ा, जिसे हम सब क्या कहते हैं, डीएनए। क्या कहेंगे, डीएनए, डीएनए। समझ में आया, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। क्या हो गया, डीएनए हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर खोज खत्म नहीं हुआ, इस पे और भी खोजे हुई हैं। तो और भी खोजे क्या हुई होंगी, अब आप लोग बताते चलेंगे। तो इसको, इसमें जो होते हैं इसके गुणसूत्र, जिनको हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे जीन। क्या नाम से जानते हैं, जीन के नाम से, जीन के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, जीन। तो अब हम लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा। राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। और हम सब के अंदर कौन सा राइबोसोम, 80S। हम सब यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक, तो हम लोग क्या हैं, यूकैरियोटिक। क्या हैं, यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का ऊर्जा बनाता है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में। 38 एटीपी क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। अब बात करते हैं व्यूक्लियस की। व्यूक्लियस क्या करता है, जल को ग्रहण करता है। अब बात करें एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये क्या करता है, कंकाल बनाता है कोशिका का। अब बात करें सेंट्रोसोम का, तो कोशिका विभाजन करता है कौन, सेंट्रोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम किसी भी चीज को अगर हटाना है वहां से तो हटा देता है। क्या करेगा, हटा देगा, यानी नष्ट कर देगा। इसको संदेशा कौन देगा, जिसके पास सभी की जानकारी होगी, तभी तो पता चलेगा किसका काम नहीं है, कौन सी इसमें अंग खराब हो चुकी है। किसके पास सभी डाटा है, तो किसके पास डाटा होती हैं, न्यूक्लियस के पास। किसके, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर देखा माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर रहा है तो क्या कहेगा, कहेगा लाइसोसोम जाओ इसे जरा समझाओ, तो मार दो इस ससुरो को। तो लाइसोसोम जाएगा और इसे खत्म कर देगा। और अगर राइबोसोम काम नहीं कर रहा है तो भी न्यूक्लियस इसी को ही परमिशन देगा, लाइसोसोम को। लाइसोसोम जाएगा उसको भी खत्म कर देगा। इसके जगह पर यह परमिशन फिर तुरंत किसको देगा, सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम को क्या कहेगा, इसका निर्माण करो। सेंट्रोसोम क्या करेगा, तुरंत जिस चीज को लाइसोसोम खत्म करा है उसका निर्माण करेगा। क्या हमारे शरीर में कहीं एक ही जगह कोशिकाएं होती, नहीं, हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं और पूरे शरीर में होती हैं। समझ में आया। सबसे कम विभाजन यानी विभाजन कहाँ पर कोशिका नहीं करती, तो होता है ब्रेन में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, वह होता है लीवर में। कहाँ पर होगा, लीवर में। समझ में, यकृत यानी लीवर में। समझ में आ गया आप सभी को, इतना समझ में आ गया। तो गुणसूत्र कितने जोड़े, 23 जोड़े। समझ में आया। तो डीएनए कहाँ पर मिलता है, न्यूक्लियस में। कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस। इसको डीएनए में थोड़ा सा और झांक कर देखोगे तो जीन मिलेगा। क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। समझ में आया सभी को। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक।